समाज के लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उन लोगों से हमने अपनी पीड़ा बताई कि बड़े लक्ष्य के लिए बड़े साधन की भी ज़रूरत पड़ती है और जनवादी पार्टी को इस समय आप सब लोगों के सहयोग और समर्थन की ज़रूरत है और आप सब लोग सहयोग और समर्थन दीजिए ताकि जनवादी पार्टी पुनः अपने अभियान को और आगे बढ़ाने में कामयाब हो सके, जिससे कि 2019 के लोकसभा का चुनाव हमारे हाथ से न निकलने पाए और विजय सिंह चौहान और उनके नेतृत्व में राम सेवक जी, राजेश जी, दारा सिंह चौहान जी, ज्ञानचंद चौहान जी, जो लोगों ने चौहान ग्रुप मुंबई बनाया, जय भवानी जय जनवाद नाम से जो ज्ञानचंद भैया ने, सब लोगों ने ग्रुप बनाया और लोगों ने कॉन्स्टेंटली हमारी मदद करना शुरू किया और जिसका परिणाम रहा कि पुनः जनवादी पार्टी पहले से भी ज़्यादा आवेग से खड़ी होकर के आज इस स्थिति में खड़ी है कि जनवादी पार्टी 2022 में समाज को निराश नहीं होने देगी। हम जानते हैं कि हमारा वोट भाजपा के पास है और यह भी हम जानते हैं और मैं अपने समाज के लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप भाजपा चला सकते हैं या तो आप अपनी पार्टी खड़ा कर सकते हैं। दोनों काम कैसे करेंगे? भाजपा को भी चलाएंगे और अपने समाज की पार्टी को भी खड़ा करेंगे। और मैं देखता हूं तमाम सारे हमारे समाज के सामाजिक संगठन चलाने वाले बौद्धिक लोग वो भाजपा को भी चलाना चाहते हैं और अपनी पार्टी को भी खड़ा करना चाहते हैं, तो दोनों काम कैसे होगा? और मैं तो जानता हूं कि जनवादी पार्टी देश की सियासत में तब तक मजबूती से खड़ी नहीं हो पाएगी जब तक हमारा समाज भाजपा को नहीं छोड़ेगा। और मैं संकल्प लिया हूं कि जब तक 2022 में भाजपा की सियासत में सबसे मजबूत कील ठोकूंगा और 2022 में भाजपा को इस प्रदेश की सत्ता से हटाऊंगा और भाजपा को इस प्रदेश की सत्ता से हटा करके जनवादी पार्टी की मजबूत बुनियाद 2022 की सियासत में खड़ा करूंगा। और आपने देखा होगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन स्वाभिमान रथ यात्रा अपने अगले तीसरे और चौथे चरण की तरफ जैसे जैसे बढ़ रही है, उस यात्रा के नेतृत्व में मैंने समाज के लोगों के बीच गया और उन्होंने से बोला, पार्टी के लोगों को हमने कहा कि अब एक तरफा लड़ाई, एकदम लाइन खींच के लड़ाई होगी। समाज के लोग या तो भाजपा को चलाएं या तो जनवादी पार्टी के साथ खड़े होकर, और जनवादी पार्टी अब कोई भी रैली भाजपा हटाओ और प्रदेश बचाओ के अब नारे के साथ करेगी और भाजपा हटाओ और प्रदेश बचाओ जनवादी जनक्रांति में समाज के लोगों को, जिन लोगों को साथ देना हो वो हमारे साथ खड़े हों और 2022 में भाजपा से हिसाब अपना चुकता करना है। हिसाब इसलिए भी चुकता करना है कि भाजपा समझती है कि चौहान को देने की क्या जरूरत है, तो बिना दिए भी हम वोट देने के लिए तैयार है। और मेरे समाज में अपने समाज के बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं कि तुम जिस भाजपा की दिन रात गुणगान करते हो, जिस नरेंद्र मोदी का गुणगान दिन रात करते हो, इस 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी जो उन्होंने 74 सीटें जीती है, 75 सीटें, उसमें 23 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं, मैं मुझसे पूछना मांगना, मैं रिजल्ट शीट दे दूंगा। उन 23 लोकसभा सीटों में जितना वोट हमारा चौहान समाज उन लोकसभा सीटों पर दिया है और जितने वोट से भाजपा जीती है, अगर चौहान का वोट निकाल दीजिए तो भाजपा चुनाव हार जाएगी। और जो भाजपा को 23 लोकसभा की सीट आप जिताए, वह भाजपा एक टिकट के लायक भी आपको नहीं समझा, क्योंकि भाजपा जानती है कि चौहान को देने की क्या जरूरत है, तो बिना दिए भी हम वोट देने के लिए तैयार है। और मैं इस भ्रम को 2022 तक खत्म कर दूंगा और चौहान की मनोस्थिति को इस स्थिति पर ला करके खड़ा करूंगा कि चौहान अब बीजेपी का पिछलगुआ बन करके नहीं घूमेगा, बल्कि अपने हक और हिस्सेदारी की बात पर इस देश की सियासत में अपने पार्टी के साथ खड़ा होगा। और तमाम सारे हमारे लोग, मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर भी देखता हूं, और जिसमें हमारे समाज के बहुत ही सामाजिक और बौद्धिक लोग भी अधिकतर उस चीज़ में शामिल हैं। और मैं निवेदन करूंगा अपने काका से, मुनीब चौहान जी से, मैं उनकी भी पोस्टें कभी कभी सोशल मीडिया पर देखता हूं
मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन में उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है कि मैं राष्ट्रीय चौहान महासंघ में ही शुरुआती दौर में शामिल हुआ था। वही एक हमारा सामाजिक संगठन रहा है और जहाँ से मैं निकल करके जनवादी पार्टी की बुनियाद रखता हूँ। धर्म की समझ आप सब लोगों को आनी चाहिए। मैं आप सब लोगों को, ऐसे सभी लोगों को जो धार्मिक पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर और धर्म को सही से समझते भी नहीं हैं, और मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ, आप लोग सोचते होंगे कि यह बामसेफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ एक बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है। मूल निवासी संघ और तमाम सारे इस तरह के दलित ऑर्गेनाइजेशन वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ कर रहे हैं। बामसेफ और मूल निवासी संगठन तो आरएसएस का एक अनुसांगिक संगठन ही है। जितने भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बने हुए संगठन हैं, अगर उनके पास सही समझ होती और उनका सही विरोध ब्राह्मणवाद के खिलाफ होता तो आप हमें बताइए। मैं अपने जीवन की बात बता रहा हूं कि जिस समय मैं हाई स्कूल इंटर बीएससी करता था, मेरे गांव से बगल में एक मार्केट है नंदगंज और दूसरी बगल में देवकली है। उस दौर में सिर्फ दो जगह पे, नंदगंज बाजार में और देवकली बाजार में, दुर्गा की प्रतिमा लगती थी। दुर्गा पूजा की प्रतिमाएं लगा करती थी, दुर्गा पूजा के पंडाल लगा करते थे। और आज मेरे गांव में 4 जगह लगते हैं पंडाल। जितना ब्राह्मणवाद का आप विरोध कर रहे हो, उतना ही मजबूत ढंग से ब्राह्मणवाद, उतने ही खतरनाक ढंग से ब्राह्मणवाद मजबूत हो रहा है और उतना ही समाज ज्यादा से ज्यादा अंधवाद और पाखंड में बढ़ता चला जा रहा है। और ये सारे बामसेफ और सारे संगठनों द्वारा किया गया विरोध असफल रहा है और इनकी असफलता यह बता रही है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जो विरोध का तरीका होना चाहिए वो तरीका इनका नहीं सही था। नहीं तो अब तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ समाज में कहीं न कहीं एक मजबूत जन आंदोलन खड़ा हो गया होता और पाखंड और ब्राह्मणवाद खत्म हो गया होता। सावन आने दीजिए, देखने दीजिए। सावन आते ही पूरे बैकवर्ड और पिछले दलित के नौजवान गेरुआ वस्त्र को पहन करके बोल बम करने लगते हैं। 10 साल पहले देखिए तो किसी गांव में बोल बम का कोई गेरुआ वस्त्र पहना हुआ कोई नौजवान नहीं दिखता था, और आज रोडों पर लोगों के लिए चलने के लिए दिक्कतें होने लगती है। हमने पार्टी इस बुनियाद पर नहीं बनाई कि जनवादी पार्टी के नेतृत्व में चौहानों का बस इतने मानसिक स्तर रहे कि वो जाकर के चौहान बिरादरी से वोट मांग सके। जो बिरादरी दूसरी जातियों से वोट मांगने की क्षमता और राजनीतिक समझ नहीं रखेगी, वो जात कभी शासक नहीं बन सकती। और जो बिरादरी सारी जातियों का नेतृत्व करने की क्षमता अपने अंदर पैदा नहीं कर लेगी, वो जात कभी शासन और सत्ता नहीं पा सकती। जनवादी पार्टी की बुनियाद हमने एक सोच के आधार पर, एक समझ के आधार पर रखी है। हमने जनवादी पार्टी अपने समाज के किसी नेता के खिलाफ नहीं बनाई। हमने जनवादी पार्टी अपने समाज के किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बनाई। हमने जनवादी पार्टी की बुनियाद इस देश की बड़ी पार्टियों के समानांतर एक राजनीतिक सोच और समझ पैदा करने के लिए और उनके समानांतर एक दल खड़ा करने के लिए बनाई है। दुनिया में तमाम सारे देशों में तमाम सारी पार्टियां हैं और सारी पार्टियां 2 विचारधारा पर चलती है, एक साम्यवाद पर, एक समाजवाद। 2 राजनीतिक विचारधारा, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इन्हीं दोनों विचारधाराओं पर दुनिया की सारी पार्टियां चलती हैं। और तीसरा है एक समाजवादी पूंजीवादी व्यवस्था, जो अमेरिका का सोशलिज्म विद कैपिटलिज्म, जिसकी बुनियाद पर राजनीतिक पार्टी खड़ी है। हमने इस देश में समाजवाद और जनवाद, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बाद डेमोनिज्म, एक नई राजनीतिक थीम दिया है, जिसका अपना इकोनॉमिक सिस्टम है, जिसका अपना एजुकेशन सिस्टम है, जिसका अपना सोशल सिस्टम है, जिसका अपना रिलीजियस सोच है, जिसका अपना एक धार्मिक सोच है। और मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि जनवादी पार्टी के पास जो राजनीतिक समझ है, अगर उस समझ को जिस दिन हमारे समाज का बुद्धिजीवी समझ जाएगा, उस दिन
जिस दिन हमारे धार्मिक समझ, उस जनवादी की जो धार्मिक नज़रिया है, उस नज़रिए को जिस दिन हमारे लोग समझ जाएंगे, इस देश से ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद दोनों खत्म हो जाएगा और समाज में वास्तविक चिंतन का सूत्रपात होगा। लोग, तमाम सारे वामसेप और मूल निवासी संगठन के लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ काम करते हैं। मैंने 30 अक्टूबर 2013 को अपनी रिलीजियस सोच के आधार पर, धार्मिक नजरिए के आधार पर हमने एक कार्यक्रम किया था। वैदिक ब्राह्मणवाद की स्थापना हेतु चारों प्रधान मठों के विरुद्ध प्रदर्शन एवं उनका पुतला दहन। देश के शंकराचार्यों का पुतला फूका जनवादी पार्टी के नेतृत्व में, और कौन कौन सी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब विधानसभाओं के सामने। और हमने अपने रिलीजियस मूवमेंट की शुरुआत किया था और हमने एक बड़ी बुकलेट तैयार की कि 9-10 पन्ने की जनवादी पार्टी की अपनी रिलीजियस सोच क्या है। हम काम करना चाहते थे जनवादी पार्टी के वैचारिक पृष्ठभूमि पर, बट अभी मैं अपने समाज को ही नहीं इकट्ठा कर पा रहा हूँ, तो मैं और लोगों के बीच अपनी वैचारिक सोच को कहाँ तक ले जाऊँ, मैं इसी में अभी तक उलझा रहा। लेकिन अब वो वक्त भी आ गया है कि अब जनवादी पार्टी अपने वैचारिक पृष्ठभूमि को भी और अपने वैचारिक जो सोच है उसको भी गति देने का काम करेगी। मैं और ज़्यादा न कहते हुए आप सभी समाज के बौद्धिक लोगों से निवेदन करूँगा कि साथियों, तमाम सारे जो दल पार्टी समाज में बना करके समाज को लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इन सारे लोगों को से मेरा निवेदन होगा कि साथियों, आप सब लोग आपसी प्रतिस्पर्धा में जो अपनी ऊर्जा को व्यय कर रहे हो, उस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाइए। तमाम सारे सामाजिक संगठन आप सब लोग बना करके समाज में एक मजबूत जो राजनीतिक धरातल जनवादी पार्टी ने तैयार किया है उसको गति न दे करके अपनी समाज की साधन व्यवस्था और नौजवानों की ऊर्जा को आप दूसरे दिशा में लेके जा रहे हो, तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सब कुछ हासिल होगा इस देश की सियासत से। राजनीति भगवान से भी बड़ी ताकत है। राजनीतिक ताकत, राजनीतिक शक्ति भगवान से भी बड़ी शक्ति है। इस चीज को आप स्वीकार करो, और अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सामाजिक संगठन राजनीतिक वजूद को मजबूत बनाने के लिए बनाए जाते हैं और उसके काम आने के लिए तैयार किए जाते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना रही है हमारे समाज की कि जितने सामाजिक संगठन हैं वो अपने राजनीतिक बुनियाद को ख़त्म करने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है और इस पर आप सब लोग विचार करिए। और मैं अपने समाज के सारे बौद्धिक लोगों से कहूँगा, मैं बीजेपी की खिलाफत सिर्फ इसलिए नहीं करता हूँ कि बीजेपी हमारे समाज का वोट लेती है। मैं बीजेपी की खिलाफत इसलिए करता हूँ क्योंकि बीजेपी का जो नेतृत्व है, बीजेपी की जो सोच है, बीजेपी की जो हमारे पिछड़ों और दलितों के प्रति समझ है, ये बड़ी खतरनाक है। हमारे लोग मोदी को भगवान के रूप में देख रहे हैं, जबकि मेरी समझ से मोदी इस देश के पूंजीपतियों का फासिस्ट चौकीदार है और बीजेपी इनका अनुशासित गिरोह है, और इसके अलावा और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मोदी के पूरे कार्यकाल को आप देख लीजिए, पहला और दूसरे कार्यकाल को आप सही से चिंतन करिए, तो इनके कार्यकाल का रिजल्ट क्या रहा है।
इनका पहला कार्यकाल एक तरफ सवर्णों को बिना मांगे आरक्षण देने का साक्षी रहा है, तो दूसरी तरफ दलित पिछड़ों और आदिवासियों को दिए गए आरक्षण को न्यायपालिका के द्वारा छीने जाने का गवाह है। और लोकतंत्र के चारों स्तंभ इनके कार्यकाल में यह देखने को मिला कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या मीडिया हो, इनका रवैया यह रहा, इनके रवैये से स्पष्ट हो गया, दिखा, इनका रवैया स्पष्ट दिखा कि पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के प्रति इनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। वहीं ये चारों अंग इस देश के सवर्णों और पूंजीपतियों को और ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कृत संकल्प दिखे। देश में प्राइवेटाइजेशन, देश में कैपिटलाइजेशन, देश में पूंजीवाद और जितनी मजबूती से गहरी पैठ बनाने में और कामयाब हुआ, देश में प्राइवेटाइजेशन जिस गति से बढ़ रहा है, उसको देख करके मुझे कहने में ये थोड़ी सी भी हिचक नहीं है। मैं नेहरू और मोदी में कोई अंतर नहीं करता। नेहरू भारतीय पूंजीपति वर्ग के उभरते हुए दौर के उनके नेता थे और मोदी जी भारत के पूंजीपतियों के एकाधिकारवाद को और सशक्त और मजबूत बनाने के दौर के उनके सरदार हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये पूरी सत्ता और सरकार पिछड़े, दलितों और वंचितों और आदिवासियों के हकों के साथ इतने खुखार ढंग से सेधमारी ये कर रहे हैं, इनको और गरीब बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप इसका रिजल्ट 10 साल के बाद देखेंगे कि मोदी हमारे देश के पिछड़ों और दलितों को देकर के क्या गए। इसलिए मैं जानता हूँ, मैं समाज का पढ़ा लिखा होने के नाते, मैं एक पार्टी का नेता होने के नाते, एक पार्टी का संस्थापक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे वर्ग, हमारे समाज, हमारे देश के पिछड़ों और दलितों के प्रति अगर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े हों और उसका मुकाबला करें। और निश्चित तौर पर बीजेपी का नज़रिया हम पिछड़ों और दलितों के प्रति बहुत ही खराब है और इनकी सोच बहुत ही गंदी है हम पिछड़ों और दलितों के प्रति। ये इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो आपका वोट तो ले सकते हैं, लेकिन आपको हुकूमत में हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं दे सकते। लोकसभा में आपको पहुंचने का मार्ग नहीं दे सकते। मेरे अलावा अगर कोई दूसरा चुनाव लड़ता, मेरे लोग तमाम सारे लोगों के दिमाग में होगा, कहीं ना कहीं होगा कि डॉक्टर संजय सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। और समाजवादी पार्टी से सिंबल से चुनाव लड़ने का फैसला ये अखिलेश जी का नहीं था, ये मेरा था। अगर ये फैसला अखिलेश जी का रहा होता तो अखिलेश जी बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महागठबंधन में जनवादी पार्टी का पूरे सिंबल का लोगो लगा करके जनवादी पार्टी महागठबंधन में शामिल है इसकी घोषणा नहीं करते और जनवादी पार्टी को एक पार्टनर के तौर पर मान्यता नहीं देते। क्योंकि मैं जानता था कि भाजपा सबके प्रति अलग नज़रिया बना सकती है, लेकिन डॉक्टर संजय चौहान के प्रति उसकी नज़रिया स्पष्ट है। वो कभी नहीं चाहेगी कि डॉक्टर संजय चौहान की सियासी ताकत मजबूत हो और मेरी सियासी ताकत को कमज़ोर करने के लिए वो कोई भी अस्त्र नहीं छोड़ेगी और मेरे खिलाफ खतरनाक ढंग से मुझे चुनाव हराने के लिए बीजेपी लगेगी। क्योंकि बीजेपी जानती है कि जिस दिन डॉक्टर संजय चौहान पॉलिटिकली मजबूत हो गया, पार्टी मजबूत हो गई, तो जिन चौहानों का वोट हमको बिना मांगे मिल रहा है, वो जानती थी कि आने वाले 2022 के चुनाव में हमें नहीं मिलेगा और 170 विधानसभा सीटें तो जनवादी पार्टी के द्वारा ऐसे ही हम हरा दिए जाएंगे। दोबारा 2022 में सत्ता में आने से हमें 2022 के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बीजेपी
कौन सा ऐसा अस्त्र रहा जिसने मुझे हराने के लिए छोड़ा, और आपने देखा, और मैं जानता हूँ, और ये चीज़ आप भी अनुभव करते होंगे। मैं चुनाव हारा, इसका मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे खिलाफ मुझे हराने के लिए बीजेपी हर स्तर की साजिश करेगी। लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। मैं बीजेपी को यह बताने में कामयाब हुआ कि अब बहुत लंबा दौर नहीं चलने वाला है इन चौहानों का वोट पर राज करने का तुम्हारा, वो बहुत दौर जल्दी ख़त्म होने वाला है। और वो इस बात को जानते हैं, और वो जानते हैं और महसूस भी करते हैं। चुनाव मेरे हारने के बाद भी तमाम सारे बीजेपी के बड़े नेताओं का मेरे यहाँ आना और उन्हें यह कहना कि आप चलिए अमित शाह के साथ बैठ करके एक बार बात कर लीजिए। बीजेपी के भी तमाम सारे बड़े नेताओं को आपके हारने का दुख है। हम चाहते हैं कि आप देश की सदन में चलें। आप लोकसभा नहीं जा सके तो आप राज्यसभा चले जाइए, और हम लोग आपको राज्यसभा पहुंचा करके, पार्टी चाहती है कि राज्यसभा डॉक्टर संजय चौहान को दे करके कम से कम इस चीज़ से मुक्त हो कि हम लोगों ने आपके साथ ज़बरदस्ती किया। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे मना करने के बाद बीजेपी ने मेरे समाज के एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया, और मेरी हार भी समाज को कुछ दिया। लेकिन 2022 में मुझे विधानसभा नहीं लड़ना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जनवादी पार्टी को हम इस काबिल बना देंगे आप सब लोगों के स्नेह और प्यार की वजह से, कि 2022 के चुनाव में जनवादी पार्टी एक मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ी होगी, और उस अभियान के तरफ बहुत तेज़ गति से जनवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। आप सभी बुद्धिजीवी साथियों, आप सभी बुद्धिजीवी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग थोड़ा आगे बढ़ करके सोचिए, या सोचिए, या कहने से नहीं कुछ होने वाला है कि हम अपना वोट अपने बिरादरी को ही देंगे। इससे कोई बड़ी राजनीतिक क्रांति नहीं होने वाली है, नहीं इससे बड़ी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि बनने वाली है। हम अपने पार्टी को मजबूत करेंगे, और 2022 में मजबूत करके एक ऐसा विकल्प खड़ा करेंगे कि देश की सियासत में कोई चौहानों की मत शक्ति को नज़रअंदाज न कर दे। इस सोच के साथ काम करेंगे तो 2022 में कुछ कर सकते हैं। और समाज के लोग, समाज का बुद्धिजीवी, समाज का नौजवान, समाज का गांव देहात के रहने वाले सारे लोगों के अंदर मैं समझता हूं कि इस समझ का सूत्रपात बहुत मजबूती से हो रहा है। हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग भी इस पर विचार करें, और मैं अपने समाज के लोगों से यह निवेदन करूंगा, और मुझे भी कभी कभी इस चीज़ को लगता है कि कभी मेरे समाज का जो अपने आप को लोग बुद्धिजीवी कहते हैं, बौद्धिक कहते हैं, मैंने कभी किसी समाज के बौद्धिक लोगों से ये कहते नहीं सुना, या मुझसे यह कहते हुए लोग नहीं मिले कि संजय सिंह चौहान, मैं जानना चाहता हूं कि तुम किस विजन की राजनीति करते हो, तुम देश और समाज को कहां लेके जाना चाहते हो, तुम्हारा सपा और बसपा और भाजपा और कांग्रेस के समानांतर क्या राजनीतिक सोच है, तुम समाज के नौजवानों को कौन सी राजनीतिक समझ देना चाहते हो। हम लोग जानना चाहते हैं, और आप मुझे बताओ, आप हम लोगों को बताओ तो मुझे बड़ी खुशी होती। लेकिन यहां तो मेरे समाज के बौद्धिक लोगों की नजरिया ही कुछ हो रहे। बदलिए अपने नजरिए को। जनवादी पार्टी के साथियों का जो बौद्धिक स्तर है, जो राजनीतिक समझ है, हम उस स्तर पर लेकर के जाना चाहते हैं कि एक जनवादी पार्टी का कार्यकर्ता, एक चौहान समाज का बेटा, एक ब्राह्मण के घर भी बैठ करके जनवादी के लिए वोट मांग सके। इतनी वैचारिक और इतना उसका विज़न और उसका दर्शन, उसकी सोच, उसकी राजनीतिक समझ मजबूत हो, और वह अपनी राजनीतिक सोच समझ और अपने राजनीतिक विकल्प से एक ब्राह्मण को यह साबित कर दे कि भाजपा से बेहतर व्यवस्था, भाजपा से बेहतर समझ और भाजपा से बेहतर राजनीतिक विकल्प जनवादी पार्टी दे सकती है। और वो हमारे पास विज़न है।
पर मेरे समाज का बुद्धिजीवी जानना तो चाहे। यहां तो मेरा समाज का बुद्धिजीवी हमसे प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास कर रहा है, जबकि मैं जानता हूं कि मेरे समाज के सामाजिक संगठन, तमाम सारे सामाजिक संगठन है। अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिहार स्टेट में तमाम सारे सामाजिक संगठन हैं। RNSS है, NSS है, दुनिया जागृति मंच, तमाम सारे इस तरह का लवणकार संघ है, कौन कौन से संघ बनाए हैं, और नौजवानों की एक बड़ी मजबूत टीम है। अगर यह टीम सही राजनीतिक विकल्प की तरह और सही राजनीतिक दिशा की तरफ एकाग्र होकर के अगर वहाँ के स्थानीय पार्टियों के खिलाफ एक मजबूत गोलबंदी खड़ा कर दे तो 10 सालों में वहाँ का हुक्मरान चौहान हो जाएगा। और मैंने उसको देखा है। उत्तर प्रदेश में तो हमें तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए भाजपा जैसी पार्टी से गठबंधन करने की जरूरत पड़ी। गठबंधन किया तब हम कुछ सीटों पर तीसरा पोजीशन लाए। और बिहार में तो हमने 2010 में ही बिना किसी के गठबंधन के 4 सीटों पर हमने तीसरा पोजीशन गेन किया था। और इतना वोट है हमारे बिरादरी का वहां की कि पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार मिल करके देश की सियासत में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा कर सकता है। और वो हमारे नौजवानों के अंदर क्षमता है, लेकिन वही है कि आपसी प्रतिस्पर्धा में हमारे नौजवानों को जो ऊर्जा है वो व्यय हो जा रही है, खर्च हो जा रही है, और इसका कोई रिजल्ट समाज को नहीं मिल पा रहा है। छोटे छोटे स्तरों पर राजनीति कर रहे हैं लोग, और अपने को समाज का नेता स्थापित करने के चक्कर में अभी तो उत्तर प्रदेश में तमाम सारे लोग हैं, वे बीजेपी सपा बसपा के समानांतर नहीं खड़ना होना चाहिए। उनका प्रयास है कि हम जनवादी के समानांतर कैसे खड़ा हो जाए। उनकी प्रतिस्पर्धा जनवादी पार्टी से कितनी गंदी सोच है, कितनी बेहुदा समझ है। अगर मैं, और ये सोच इसलिए विकसित हो रही है कि उन्हें यही नहीं पता है कि उनका दुश्मन कितना शक्तिशाली है। अगर ये पता हो कि हमारा दुश्मन कितना शक्तिशाली है तो हमारी योजना भी, हमारी समझ भी उसी के अनुसार विकसित हो जाती है। हमें पता है कि हमारा विपक्ष कितना शक्तिशाली है, हमें पता है कि हम कितनी बड़ी शक्ति से लड़ रहे हैं, हमें पता है कि भाजपा कितनी मजबूत शक्ति है, कितना मजबूत उसका संगठन है, और उसके समानांतर हमें खड़ा होना है और उससे लड़ करके अपने दल को खड़ा करना है। तो हमें कितनी ताकतवर बनने की ज़रूरत है, और हम उसके सामने कितने अभी लाचार हैं हमें पता है। तब तो हम परेशान हैं कि हमारे समाज का हर सामाजिक संगठन, हर राजनीतिक व्यक्ति जो अपनी ऊर्जा को इधर उधर व्यय कर रहा है वो सब इकट्ठा करे ताकि हम उनसे लड़ सकें। और यहाँ समाज के कुछ लोग जनवादी के खिलाफ कैसे लड़ सकें इस अभियान में लगे हुए हैं। तो ये समझ, इस सोच को आप लोग बदलिए। जनवादी पार्टी जिस जगह खड़ी है, जनवादी पार्टी का जो अभियान जहाँ खड़ा है, जो लोग आज नए नए दल बना करके वहाँ उस स्तर तक पहुँच रहे हैं, तो बड़ा वक्त लगेगा। अभी तो उन्हें जनवादी को पहले ख़त्म करना होगा, उसके बाद अपने नेतृत्व को स्थापित करना होगा। तो तुम्हारा तो सारी ऊर्जा इसी में व्यय हो जाएगी कि तुम कैसे साबित करोगे जनवादी से हम बेहतर हैं। तुम राजनीतिक विकल्प कहाँ से दो, और जो राजनीतिक विकल्प देने की बात कर रहे हो और साल भर भी कोई पार्टी नहीं चला पा रहे हो। अभी जितनी भी पार्टियां बनी लोकसभा के चुनाव से पहले, उन पार्टियों का क्या अस्तित्व? विधायक जी से जिन लोगों ने दल पार्टी बनवाया, परिणाम निकला कि विधायक जी को खुद दल छोड़ करके भागना पड़ा। और फिर उस दल की स्थिति क्या है कि दो लोग उस दल के नेतृत्व के रूप में अपने को नेता बनने के लिए परेशान है। अब दुश्मन की ताकत को समझो। जितना महान लक्ष्य होगा उसी के अनुरूप आपकी बुद्धि का विकास होगा। मैं बड़ा छोटा आदमी हूँ,
हमारे जैसा बनने को क्यों सोचते हो? और मैंने दल इसलिए नहीं बनाया कि हम कुछ बनना चाहते हैं। हमने तो दल इसलिए बनाया कि हमारी आने वाली पीढ़ी को जो हम झेल रहे हैं वो झेलना ना पड़े। आने वाले हमारे जो नौजवान हैं उन्हें उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार कोई उनके साथ हकतलफी न कर सके, उनके साथ पक्षपात न करे राजनीति में। हमने तो दल इसलिए बनाया और इसी सोच और इसी समझ के साथ दल को हम आगे भी बढ़ा रहे हैं और इसी सोच और समझ के साथ हम आशा भी करते हैं कि लोग और मजबूती से जनवादी पार्टी के साथ खड़ा हों और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। और इसी में सबकी भलाई है, इसी में पूरे समाज की भलाई है। मैं और ज़्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती की पुनः शुभकामनाएं देते हुए इस कोरोना महामारी के बीच जो लॉकडाउन चल रहा है, यह जनवादी सोच और परंपरा रही है एक दूसरे के काम आना। इस परंपरा को और हमारे साथी मजबूती से इसको आगे बढ़ाएं और एक दूसरे के काम आते हुए, एक दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आप सब लोग इस विपत्ति से निकलिए और देश को निकालिए और आने वाले 2022 के चुनाव के लिए इस उत्तर प्रदेश में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प अपना खड़ा करिए। मैं बिहार के भी अपने समाज के साथियों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग भी, सारे सामाजिक संगठन चलाने वाले नौजवान, आप इकट्ठा होकर के बैठ करके एक मजबूत राजनीतिक विकल्प देने और समाज के अंदर एक मजबूत राजनीतिक सोच और समझ पैदा करने के लिए आप सब लोग अग्रसित होइए। और आप सब लोगों के साथ पीछे से मैं भी आपको खड़ा मिलूँगा और मेरा पूरा भरोसा और विश्वास करिए कि आपके इस आंदोलन में कभी हम आपको इस स्थिति में आने नहीं देंगे कि आप पीछे मुड़ करके देखो तो आपको ये लगे कि आपके पीछे कोई नहीं है। हमेशा एक व्यक्ति मेरे रूप में आपके पीछे इस तरह से खड़ा मिलेगा कि कभी भी फिसल करके आपको गिरने नहीं देगा। ये मैं पूरे भरोसे के साथ और पूरी शिद्दत से साथ मैं आपसे कहना चाहूँ, भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। मैं और ज़्यादा न करते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जनवाद, जय पृथ्वीराज चौहान। दिखाओ यार, हो गया।